So, exercise 2.2 में question number 4 find the approximate value of a given function at the required points. क्वेश्चन क्या है ये? फर्स्ट का फोर्थ है, टेक्स्ट बुक का ही है आपका. .97 टू द पावर 4 का मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है. सिंपल. तो अब क्या यहाँ पे अज्यूम करोगे? लेट एफ ऑफ एक्स. ओके नचिकेत, मैंने नोट डाउन कर लिया है, याद कर लेंगे. सो इसको आप एज्यूम कर लीजिए. लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कैसा है? एक्स टू द पावर 4 जैसा है. सो ये कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स रेज टू 4 कर देता हूँ, है ना. मैंने क्या बताया था? जैसे ही एफ ऑफ एक्स आता है हम क्या करेंगे? एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेंगे. और एक्स की बराबर एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 3.97. इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 4.0.03 और माइनस 0.03 यहाँ पे और माइनस 0.03 इसको हम a प्लस एच लिख सकते हैं. यहाँ से देखने के बाद में मुझे क्या पता चल रहा है कि a की जगह पे क्या है? 4 और h की जगह पे क्या है? माइनस 0.03. ठीक है. तो f ऑफ a कितना हो जाएगा? f ऑफ a मतलब क्या है? f ऑफ 4. f ऑफ 4 मतलब क्या है? f ऑफ x में जहां जहां x है वहां पे क्या करोगे? 4 डाल दोगे आप. So 4 is to 4. So that will become 256. सर 0.0 कैसे आया? हाँ देखो, इसको क्या करते हैं ना, अथर मैंने बताया भी था. 3.97 को या तो आप ये लिख सकते हो 3 प्लस 0.97 लिख सकते हो, है ना. या फिर 4 माइनस 0.03 रख सकते हो. जब 4 माइनस 0.03 रखते हैं तो कैलकुलेशन के लिए बड़ा इजी होता है. 4.0 माइनस 0.03 के लिए कैलकुलेशन के लिए बहुत आसान होता है, इसलिए हम लोग ये लेते हैं. राइट. ओके गुड. तो ये आ गया. अब एफ ऑफ ए निकाल लिया आपने. फिर एफ ऑफ ए के बाद मैंने क्या बोला था? एफ डैश ऑफ ए भी निकालना है. एफ डैश ऑफ ए कितना हो जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स में जहां एक्स है वहां पे एफ डैश ऑफ ए मतलब एफ डैश ऑफ 4. और एफ डैश ऑफ 4 का मतलब कहाँ? क्या एफ डैश एक्स में जहां एक्स है वहां पे 4 रखो. तो 4 इंटू 4 का क्यूब हो गया. ये भी 4:4 आ गया. ये भी कितना है? 256. अब सिंपल एफ ऑफ ए निकल गया, एफ डैश ऑफ ए निकल गया. ए और एच पता है तो फॉर्मूला होता है ना एफ ऑफ ए प्लस एच इक्विवेलेंट टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए. राइट. व्हाट इज एफ ऑफ ए प्लस एच? मतलब 3.97 टू द पावर 4. राइट. इसका मतलब क्या? एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 256 प्लस 4 इंटू एफ डैश ऑफ ए का मतलब 256. ठीक है. एच की भी वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू माइनस 0.03. या हमने एफ डैश ऑफ 4 की जो वैल्यू, एफ डैश ऑफ 8 की वैल्यू कितनी है? 256. मैंने 4 क्यों लिखा है? ये तो एच की वैल्यू तो यहाँ पे रख ही दिया ना. बस 256 इंटू माइनस 0.03 इसको कैलकुलेट करते हैं. तो
256 माइनस प्लस माइनस माइनस 2.256 में से 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, तो 7.68 आ जाएगा। माइनस करोगे तो आ जाएगा 248.3। इसका मतलब क्या है, 3.97 टू द पावर 4 अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है 248.32 आंसर हो जाता है। आया क्या समझ में? यस सर। नेक्स्ट जो डाउट्स आया है इसको लिख लिया आप लोग। नेक्स्ट जो डाउट्स है नचिकेत का है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड। ओके 5th का थर्ड। ओके ओके ये भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिख लीजिए, थोड़ा हो जाए तो बता देना। होने के बाद बताइएगा आप लोग। हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर करें, आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड। यहाँ पे है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log of 1016 to the base 10. Find the approximate value of log of 1016 to the base 10। और ये भी दिया है कि log of e to the base 10 की भी वैल्यू दे रखी है, ये है 0.4343। राइट, अब जो है यहाँ भी पहले एफ ऑफ एक्स आइडेंटिफाई करना जरूरी है। लेट f of x equal to log of x to the base 10। log of x बेस में b लिख सकते हैं, log की प्रॉपर्टी से log of 10 to the base c। log of 10 to the base c तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, और log of x to the base e तो है। अब बहुत सिंपल है, log of e to the base 10, ये देखो log of x तो पता है, log of e to the base 10 की वैल्यू दे रखी है 0.4343 into log of x। तो f of x की वैल्यू ये है, नहीं तो हमने जो सिंप्लीफाई किया है, राइट। तो हाँ मतलब ये आ गया करेक्ट, f of x की जो वैल्यू है दिस इंटू log x, ये हो गया। अब f डैश x तो निकाल ही सकते हैं,
एफ डैश एक्स 0.4343 log x का डिफरेंशिएशन into x। अब x इक्वल टू कितना है इस क्वेश्चन में अगर कंपेयर करें, x इक्वल टू कितना है 1016, इसको हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 16, तो a प्लस एच लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या a की वैल्यू जो है 100 है, सॉरी 1000 और h की वैल्यू 16 है, तो f ऑफ a बराबर हो जाएगा f ऑफ a, मतलब a की वैल्यू 1000 है, तो f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ 1000 है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x की वैल्यू ये है, तो log ऑफ समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे x रख दो, log ऑफ 1000 टू द बेस 10, ये कितना आ जाएगा 10 का क्यूब आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो देखो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए बराबर है ये log 10 का क्यूब लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 log 10 टू द बेस 10, मतलब एफ ऑफ ए की जो वैल्यू आ गई वो 3 आ गई, ठीक है। वैसे ही एफ डैश ए की भी निकालनी, एफ डैश ऑफ ए का मतलब क्या, एफ डैश ऑफ एफ डैश ऑफ ए, बोली एफ डैश ऑफ ए, हाँ जी, एफ डैश ऑफ ए का मतलब क्या है, तो 16 है ना, यहाँ पे देख लो, सॉरी ए की वैल्यू तो ये हो गई एच, राइट, तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1000, ए की वैल्यू 1000 है, ठीक है, राइट। अब समझने की कोशिश कीजिए आप लोग यहाँ पे, एफ डैश से एफ डैश ऑफ 1000 है क्या, इसका मतलब क्या है, ये है 0.4343 बाई एक्स, एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, एक्स की मतलब क्या है, एफ ऑफ एफ डैश से इक्वल टू एफ ऑफ डैश ऑफ 1000, तो यहाँ भी 1000 रहेगा ना, करेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा 0.0004343, मुझे एफ डैश ऑफ ये भी पता चला है, ये भी पता चला है, एच भी पता चला है, डायरेक्टली हम जो फॉर्मूला है इंटीग्रल का वो हम लगा सकते हैं, तो आई इक्वल टू, समझ में आ रहा है कि एफ डैश ऑफ ए आ गया यहाँ पे, अब मुझे आई क्यों, मुझे एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना है ना, एफ ऑफ ए प्लस एच फॉर्मूला लिख लेते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, व्हाट इज ए प्लस एच, 1016 log of 1016 to the base 10, right, एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है 3 है, एच की भी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 16 है, एफ डैश ए की भी वैल्यू निकाल रखा है, ठीक है। तो log ऑफ 1016 to the base 10, 1016 to the base 10 equal to
देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.006948 होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस 0.0069488, तो log ऑफ 0.016 टू द बेस 10 इक्वल टू, जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 3.00694 कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना, तो ठीक है। 0.669488, और यही तो है अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। समझ में आया क्या? फिफ्थ का थर्ड। नचिकेत को डाउट्स है ना सर? यस सर। समझ में आया क्या? सर हाँ सर। ओके गुड, इसको लिख लीजिए आप लोग। लिखने के बाद हो जाता है तो बता देना आप। सर हो गया सर। मतलब चलिए, ये भी हो गया रहेगा फिर। हाँ सर हो गया सर। ओके, और किसी को कुछ डाउट है टेक्स्ट बुक में बताइए। इज देयर एनी डाउट? जो भी हमने होमवर्क दिया था उसमें किसी को कुछ डाउट्स है? यस, नहीं डाउट है। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आज हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे रोलीज और लेमास एलएमवीटी रूल पे, ठीक है? रोलीज थ्योरम और एलएमवीटी रूल पे। तो एलएमवीटी का रूल एक बार जस्ट मैं ब्रश अप करवा देता हूँ, क्या हमने लास्ट में बताया था, राइट? और रोलीज थ्योरम, तो रोलीज थ्योरम में हमने ये बताया था, रोलीज थ्योरम या इसी को लेमा भी बोलते हैं। तो क्या होता है रोलीज थ्योरम? देखो, मैंने बताया था कि एफ ऑफ एक्स को एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। अगर फर्स्ट ये बताया था, नोट्स भी लिखवाया हमने, है ना? फर्स्ट कंडीशन की, अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कौन से इंटरवल में? ए और बी के इंटरवल में। दूसरा, ए और बी के इंटरवल में, मतलब ए और बी के बीच में। दूसरा, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में। अगर ये दो कंडीशन होता है ना, और एक तीसरा कंडीशन भी, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, राइट? अगर ये तीन कंडीशन होता है तो ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी लाई करता है, ताकि एफ डैश सी जीरो हो जाता है, ये मैंने बताया था। देन there exists a real number c,
then there exists a real number C which belongs to A comma B such that f dash c equal to 0. Such that f dash of c बराबर 0. रोलियस थ्योरम का आइडिया ये हमने दिया था, हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया था, लेकिन जस्ट मैं एक बार समझा देता हूँ। ग्राफ ऑलरेडी आपने लास्ट लेक्चर्स में नोट डाउन किया है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखा था हमने। कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो पहला देखें कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, मतलब कहीं ग्राफ तो नहीं टूट रहा है ऐसा। फिर दूसरा, वही फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या ए और बी के बीच में। यहाँ पे ओपन इंटरवल क्यों होगा, क्योंकि शार्प पॉइंट्स पे जो होते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शंस नहीं रहता है। तीसरा, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ई, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होगा, तो ए और बी के बीच में एक ऐसा रियल नंबर सी होगा जो कि उस पॉइंट पे एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। यही बताया था। एलएमवीटी रूल के बारे में क्या बताया था, ये ऑलरेडी बड़े अच्छे से हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फिगर भी बनवाया था। एलएमवीटी में क्या होता है, फुल फॉर्म लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, राइट। अब यहां पे ध्यान देना है कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइन है ए और बी के केस में, तो यहां भी दो कंडीशन होगा। फर्स्ट, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होनी चाहिए ए और बी के बीच में। दूसरा, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। राइट, तो फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, यहां दो कंडीशन है। देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी, एक रियल नंबर सी एग्जिस्ट करता है जो कि ए और बी के ही बीच में है, और इस तरीके से एग्जिस्ट करता है ताकि एफ डैश सी जो है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए हो जाता है। तो रूल इसमें क्या है, कंटिन्यूअस भी देखना पड़ेगा, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना पड़ेगा, प्लस तीसरा एक रियल नंबर सी है जो कि एफ डैश सी 0 होता है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में बस दो देखना है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, दैट्स ऑल। आप फिर क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल होते ही हम एफ डैश ए निकाल लेंगे, फिर एफ ऑफ यहाँ पे या कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल आ गया। अब ये जब दोनों, जब कंटिन्यूअस हो गया डिफरेंशिएबल हो गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका मतलब है कि एलएमवीटी रूल जो है, दो चीज, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल हो गया तो एफ डैश सी जो होनी चाहिए वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए होगा। ध्यान देंगे, एफ डैश सी क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। इसी का रोलीज के बारे में मैंने बताया था कि रोलीज थ्योरम भी जो है वो एलएमवीटी का एक स्पेशल केस है। ऐसा कैसे, तो एलएमवीटी में रोलीज में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हो जाता है। जब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होगा तो एफ डैश सी क्या होगा, 0 हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो ये रोलीज हो गया, ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हो गया। एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस सी। यहाँ पे एफ डैश सी 0 क्यों होता है, क्योंकि ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हो जाता है यहाँ, जैसे हमने लिखा है, राइट। तो ये ध्यान में रखना है। रोलीज थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ एलएमवीटी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, बस ये चीज ध्यान में रखना। इसमें ग्राफ, इस पे और भी सारी चीजें ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है वो भी मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया था। ये जस्ट अभी बता रहा हूँ, एक जस्ट रिकैप करवा रहा हूँ कि अच्छा ऐसे हमने किया था। अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसके पहले किसी को कुछ डाउट्स है तो बताइए अभी, और क्लियर है तो भी बताइए कि सर क्लियर है, बिकॉज बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं तो आएगा इसके ऊपर। समझ में आया है क्या, ये पहले बताओ। यस,
यस सर, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? लास्ट टाइम हमने कुछ नया चीज नहीं देखा अभी। रोलीज थ्योरम और लेमस थ्योरम का जस्ट एक हमने क्विक रिवीजन लिया है। अब हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट समझ में आया क्या? सभी लोग बताइए। यस, अर्पिता समझ में आ रहा है आपको? यस सर। गुड। ओके। नचिकेत समझ में आ रहा है? मीनाद, यस मयंक? सर। Okay. यस सर समझ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे ना तो क्लियर होगा और ज्यादा। ठीक है, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, लिखिए एक छोटा क्वेश्चन है। रेड द क्वेश्चन यहाँ पे। चेक check the validity of the Rolle's theorem. Check the validity of the Rolle's theorem for the following functions. क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। f of x बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 x बिलोंग्स टू 1,3 मतलब a, b ये दे रखा है 1,3। जरा बताइए रोलीज के कंडीशन से देखिए जरा ये सॉल्व हो रहा है कि क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्या अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो रोलीज थ्योरम वेरीफाइड। बताइए, सॉल्व कीजिए जरा। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको वैलिडिटी चेक करनी है कि यहाँ रोलीज थ्योरम लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो बड़ा आसान है। यहाँ पे ऐसे आपको लिख देना है सिंपल कि f ऑफ x जो है ये क्या है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट? f ऑफ x जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसीलिए कंटिन्यूअस रहेगा। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। It is continuous and differentiable everywhere on its domain. Everywhere on its domain, right? तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट जो कंडीशन है f of x तो कंटिन्यूअस तो है, f of x is continuous on 1,3 और f of x is डिफरेंशिएबल भी है। वन कॉमा थ्री। तीसरा जो कंडीशन था हमको चेक करना है कि एफ रोलीज के लिए कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है कि नहीं। तो कर लो आप, इसमें कौन सा बात है, बड़ी बात। एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा बताइए? 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, ये हो गया 0। एफ ऑफ 3 कितना हो गया? 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, ये भी 0। इसका मतलब
एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 इक्वल है, ये इसलिए क्या है, ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलीज थ्योरम आर सेटिस्फाइड, ऑल द conditions of all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. All the conditions of Rolle's theorem are all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. Therefore, Rolle's theorem is verified. मेनली आपको ये चेक करना है आपको, ठीक है, तीनों कंडीशन, तो रोलीज थ्योरम वैलिड है और वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है बताइए, कोई डाउट्स है यहाँ पे तो बता दो, नहीं डाउट है तो लिख लीजिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर हो गया क्या? चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है। चेक करना है ये भी कि रोलीज थ्योरम वेरीफाइड है या नहीं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 5x। सर अगर पता नहीं है कंटिन्यूअस है तो फाइंड करना पड़ेगा क्या? हाँ मतलब आइडियली अथर्व क्या होगा ना कि आपको थर्ड कंडीशन ही चेक करना रहेगा, या तो आपको ये देखो डोमेन रेंज तो दिया रहेगा ना उसका डोमेन, या तो पॉलिनोमियल होगा, या तो एक्सपोनेंशियल होगा, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। तो फंक्शन अपने डोमेन में तो ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल पक्का होगा ही होगा, राइट। तो ऐसा आपको बहुत कम केसेस होगा, मिलेगा भी तो हम अगर जहां पे डाउट हुआ कि कंटिन्यूअस है या नहीं है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेकर चेक कर सकते हैं ना, है कि नहीं, राइट। और जो कंटिन्यूटी का जो कंडीशन होता है उसमें हम अपन चेक कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 3, और यहां पे दे रखा है x belongs to 1,3। f of x equal to 2x² minus 5x plus 3, x belongs to 1, बताइए जरा। अविन्या समझ में आ रहा है? अनुष्का? Yes, sir. आप लोग शायद लास्ट लेक्चर में नहीं थे, राइट? तो शायद मैंने वीडियोस भी अपलोड किया है, एंड ये रोलीज और इसका लास्ट लेक्चर में जो हुआ था, सो आई होप यू हैव गॉट इट। मैंने इस पे यूट्यूब पे ही अपने अपलोड किया है, तो वहां पे भी आप रेफर कर सकते हैं। इन केस अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे जस्ट मैसेज करके पूछ लो, आई विल सेंड यू द लिंक एंड यू कैन गेट इट ओवर देयर। Okay, sir. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 3 है,
x बिलोंग्स टू 1,3 है, राइट? तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन तो है, देयर इज नो डाउट ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। अब रही बात, ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन में, ठीक है, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है दोनों, ये जो 1 और 3 पे ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये ठीक है। आप इसका अलग से डोमेन निकालेंगे तो 1 3 तो वो है ही, डोमेन में आएगा ही, तो ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे हम समय बर्बाद नहीं करेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के, ये डोमेन दे रखा है ना एक तरीके से, तो इस डोमेन में वो पक्का पॉलिनोमियल और डिफरेंशिएबल होगा, राइट? देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इज देयर, continuous and differentiable everywhere on its domain. Continuous and differentiable everywhere on its domain, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूअस तो है, f of x is continuous in 1,3 और डिफरेंशिएबल भी है, तो कंटिन्यूअस f of x के बारे में बोल रहा हूं मैं, ठीक है, f of x is continuous और 1,3, f of x जो है डिफरेंशिएबल भी है on 1 as well as 3। अब थर्ड बच गया ना कि f of 1 और f of 3 इक्वल है क्या, तो देख लेते हैं। अगर f of 1 निकालना है तो 2 into 1 स्क्वायर माइनस 5 into 1 plus 3, ये 0 आ जाएगा। और f of 3 के बारे में अगर सोचते हैं तो 2 into 3 स्क्वायर माइनस 5 into 3 plus 3, ये 9 to 18 और 3 20 और माइनस 15 6 आ गया। तो ये 0 और 6 है, पक्का मतलब क्या है, f of 1 और f of 3 इक्वल नहीं है। Therefore, all the conditions of Rolle's theorem are not satisfied. All the दो तो satisfied है, तीसरा satisfied नहीं था। All the conditions of Rolle's theorem are not satisfied। जब सारे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब क्या है, रोलीज थ्योरम वैलिड नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन वैलिड सेटिस्फाई करने से थोड़ी होगा। हमने 3 कंडीशन लिखा था, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और f of a इक्वल टू f of b। तो f of a इक्वल टू f of b वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, therefore Rolle's theorem is not valid। Rolle's theorem is not valid। बस इसको लिख लें, जिनको किसी को कुछ डाउट्स तो आप पूछ सकते हैं। If there is any doubt, आप फ्री हैं पूछने की, अगर डाउट्स नहीं है तो लिख लीजिए आप। लिखिए, और आई होप कि क्लियर है, समझ में आ रहा है।
हो गया, डन। बताइए इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? ओके, देन आई एम एज्यूमिंग कि देयर इज नो डाउट। अब एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, इसको ट्राई करना है। लिखिए, यहाँ पे भी चेक ही करना है वैलिडिटी की, ये ट्रू है या नहीं, रोली थ्योरम वैलिड है या नहीं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है इफ एक्स जो है 0 से बड़ा है, 2 से छोटा, 6 माइनस एक्स इफ एक्स जो है टूवर्ड 6 के बीच में। तो यहाँ पे बताना है आपको कि ये जो फंक्शन है, ये रोलीस थ्योरम यहाँ पे वैलिड है या नहीं है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ एक्स की वैल्यू जो है 0 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, 6 माइनस एक्स से कब, जब 2 और 6 के बीच में है। तो अब इस तरीके के फंक्शंस को हमको थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे कंटिन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी, डिफरेंशियलिटी भी चेक करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए जरा, ट्राई कीजिए आप। क्वेश्चन ये है, तो रोलीस थ्योरम है, इसमें हमको कुछ पता नहीं चल रहा है बिकॉज स्प्लिट किया हुआ है फंक्शन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग से इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हम दोनों निकालेंगे, ठीक है। लिमिट कॉर्नर पॉइंट्स पे निकालते हैं, यहाँ पे 2 है, 2 है, तो इस पे 2 पे हम लोग चेक करते हैं। लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू 2 माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, राइट, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब 2 रखोगे आप, 2 का स्क्वायर 4। लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, तो 2 से ज्यादा, मतलब ये वाली फंक्शन को हमको कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 6 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा ये 6 माइनस 2 हम रखेंगे 4 हो गया। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल तो हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और 2 पे ना, 2 पे हमने चेक किया, तो एफ ऑफ 2 भी निकाल लें। तो यहाँ पे अगर साइड में एफ ऑफ 2 निकालते हो, ठीक है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, 4 ही हो रहा है, बढ़िया। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 2, therefore f of x is continuous at x equal to। अब कंटिन्यूटी तो चेक हो गया, तो इंपॉर्टेंट थिंग है कि कंटिन्यूअस है। हमको डिफरेंशियबिलिटी निकालने के लिए, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, हमको LHD एंड RHD निकालना पड़ता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आपको फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल से याद होगा, f टेस्ट 2 माइनस क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस
एफ ऑफ टू प्लस एच हो जाएगा यहाँ पे माइनस एफ ऑफ टू बाय एच एंड लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस सॉरी हाँ जीरो माइनस एफ ऑफ टू प्लस एच कितना हो जाएगा जीरो माइनस है राइट। अच्छा तो टू माइनस है यहाँ पे तो टू माइनस है दो से कम मतलब क्या होगा एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू होगा राइट। तो एफ ऑफ टू प्लस एच का मतलब क्या होगा यहाँ पे रख देंगे एक्स की जगह टू प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ टू का मतलब क्या है वही एफ ऑफ टू ही रहेगा बाई एच। अब आप इसको सॉल्व करोगे है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब ब्रेक कर दोगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस फोर प्लस एच स्क्वायर प्लस फोर एच माइनस फोर बाई एच ठीक है। तो इस केस में फोर फोर खत्म यहां से लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस h प्लस फोर बाई एच एच खत्म जीरो प्लस फोर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है हमारा फोर आ गया वैसे ही हम एफ डैश ऑफ टू प्लस निकालेंगे एफ डैश ऑफ टू प्लस हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू बाई एच so limit h tends to 0 plus f of 2 plus h देखिए यहाँ पे 2 प्लस है तो कौन सा फंक्शन हम यूज कर रहे हैं 6 माइनस एक्स राइट तो x की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस एच आ जाएगा तो f of 2 plus h 6 माइनस 2 प्लस h f of 2 मतलब क्या हो गया 2 स्क्वायर बाई h थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दे लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस ये क्या आ गया 4 माइनस h माइनस 4 बाई h ये खत्म ठीक है। तो ये माइनस h बाई h आ गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस माइनस h बाई h मतलब माइनस वन और आप लोग देख रहे हैं कि f डैश ऑफ टू माइनस जो है 4 है और f डैश ऑफ टू प्लस जो है माइनस वन है इसका मतलब क्या है f डैश ऑफ टू माइनस इज नॉट इक्वल टू f डैश ऑफ टू प्लस। हाँ बस अब f ऑफ ए और f ऑफ बी निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि एक तीन में से एक कंडीशन में ब्रेक हुआ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है वो रोलिस थ्योरम खत्म हो गया मतलब वेरीफाइड नहीं है वैलिड नहीं है। So f of x is not differentiable f of x is not differentiable at x बराबर 2 therefore Rolle's theorem is not satisfied therefore all the conditions ध्यान में रहे मैं बार बार लिख रहा हूं ऑल द कंडीशंस इसका मतलब क्या है रोलिस के सारे कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तो ही रोलिस थ्योरम वैलिड होगा all the conditions of Rolle's theorem are not satisfied
therefore Rolly's theorem is not valid. ठीक है, बस तो यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालने की जरूरत नहीं। समझ में आया क्या सभी को? बताओ, मयंक समझ में आ रहा है क्या भाई? यस। ठीक है, इसको लिख ले आप, किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए। और नहीं समझ में आया? यस। ओके ओके, तो आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे, देखो जब भी इस तरीके का फंक्शन दिया है स्प्लिट करके, तो अलग अलग निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उससे हमको पता चल जाता है कि कंटिन्यू जो बाकी स्ट्रेट, जैसे अभी पिछले वाला क्वेश्चन हमने देखा था वहां पे निकालने की जरूरत नहीं थी, बट ऐसे क्वेश्चंस में हमको जरूरत पड़ती है। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा शक हो रहा है तो वहां पे हमको चेक कर लेनी चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। So try to understand. यहाँ पे क्या था, तीन कंडीशन था लैग्रेंजेस के लिए, मेनली मतलब दो था। एक कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल है, तो ए एफ डैश सी की जो वैल्यू होती है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए होता है, और ए और बी के बीच में सी लाई करता है। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ एक्स बराबर log ऑफ एक्स तो है, एक्स बिलोंग्स टू 1,8 तो है, और बिकॉज एफ ऑफ एक्स जो है लोगरिथमिक फंक्शन है, लोगरिथमिक फंक्शन है, राइट? तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस तो है, राइट? एफ ऑफ एक्स इज f of x is continuous on 1,8, डिफरेंशिएबल भी है, f of x is डिफरेंशिएबल सर ये और सब लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए भी होता है क्या अप्लाई? दोनों हाँ, कंटिन्यूस होते हैं? राइट, करेक्ट, बिल्कुल होगा। तो ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस तो है। हमने जब आप लोग एक बार नोट्स उठाकर देखिए, नहीं तो बुक रेफर कीजिए, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जब 11th में जब हम लोग पढ़ रहे तो वहां पे मैंने लिखाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन अगर आता है तो अपने अपने डोमेन में वो सारे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ऑल द कंडीशंस ऑफ एलिमेंट आर सेटिस्फाइड, राइट? कंडीशन तो सारा सेटिस्फाइड है, ऑल द conditions of LMDT are satisfied, लेकिन LMDT को वेरीफाई करने के लिए हमको C की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, जो A और B के बीच में लाई करता है ना? LMDT को वेरीफाई करने के लिए इतना ही तो काफी नहीं है। To find out LMDT, to verify LMDT, we also need to find C which lies between A and B, मतलब यहाँ पे 1, E के बीच में लाई करता है, तब फाइनल कंप्लीट वेरिफिकेशन होगा। तो एफ डैश सी जो होता है वो होता है एफ ऑफ ई माइनस एफ ऑफ 1 यहाँ पे डिवाइडेड बाय ई माइनस 1। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, राइट? तो एफ ऑफ ई कितना हो जाएगा ये देखते हैं। एफ ऑफ ई कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ ई 1
एफ ऑफ वन कितना हो जाएगा, log वन मतलब 0, राइट। log x में log वन हमने रख दिया। अब मुझे पता चल गया, राइट, कि और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू log x तो है, यहाँ पे एफ ऑफ e निकालना है तो x की जगह e रख दे रहा हूँ, एफ ऑफ वन निकालना है तो x की जगह वन। अब एफ डैश सी का मतलब क्या है कि हमने डिफरेंशिएशन निकाला है और एक पॉइंट पे ये उसका स्लोप निकल रहा है। हम क्या करेंगे, हम एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं क्या, अगर एफ ऑफ एक्स पता है तो कैन वी फाइंड आउट एफ डैश ऑफ एक्स। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो एफ डैश सी का मतलब क्या, जहां जहां x है वहां पे c डालो 1/c। अब देखो, अब ये वेरीफाई करना है, ठीक है, ये वेरीफाई करना है इक्वेशन वन के द्वारा। एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है, 1/c बराबर एफ ऑफ e की वैल्यू कितनी है, 1। चलो ऐसे लिख देता हूं एक बार, एफ ऑफ e की वैल्यू जो है 1 है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 है और e -1, तो 1/c इक्वल टू हो गया, यहाँ से देखो 1/c बराबर 1/e-1, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, e-1। अच्छा, अब c की जो वैल्यू है e-1 आ रही है, मतलब क्या a और b के बीच में लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमको क्या दिखाना है कि c जो है 1 और e के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप ही बताइए। कर रहा है ना, c की वैल्यू e-1 हो रहा है। कैन वी से कि यस c जो है 1 और e के बीच में लाई कर रहा है, यस और नो। यस सर। तो हो गया, फिर मैं यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ 10, इसके बाद यूं करके इधर लिख दिया मैं 10 c इक्वल टू e-1 लाइज बिटवीन 1 एंड e। इसीलिए LMVT में लिख देता हूं, LMVT Lagrange's mean value theorem is verified. Let me explain once again क्या करना है LMVT को वेरीफाई करवाने के लिए। पहले तो देखना है कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है कि नहीं, उसके बाद हम डायरेक्टली एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकाल लेंगे, ठीक है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मतलब क्या, जो डोमेन दे रखा है। फिर एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर उसको सी से रिप्लेस करेंगे। बाकी ये फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे और फाइनल जो रिजल्ट हमको लाना है, देखना है कि क्या सी की वैल्यू ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, कर रहा है तो LMVT वेरीफाइड है। मतलब ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल रहेगा तो पक्का ये तो निकालना ही है। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल ही नहीं रहेगा तो आगे का काम नहीं करना है, फिर बोल देंगे हम कि अच्छा LMVT वेरीफाइड नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आ रहा है क्या, कौस्तुभ समझ में आ रहा है, यश, निनाद, आर्यन, नचिकेत, मयंक, पीयूष, अनुष्का, अविज्ञा, आर्य देश पांडे, अथर्व, श्रेयान, यश, रिया और कोई Yes, बच्चे, sir. गुड। और किसी का नाम हमने और नहीं समझ में आ रहा है, अर्पिता, Yes. Yes, sir. गुड, आकाश, अमेय, I think I have taken everyone's name. Isha, I hope all of you are able to understand जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। गुड गुड गुड, ठीक है, लिख लीजिए अभी आप लोग इसको। मयंक समझ में आ रहा है क्या, मयंक? हेलो हेलो हेलो, मयंक समझ में आ रहा है आपको मेरी आवाज? Yes. अरे बड़ी शांत हो यार, क्या तबीयत खराब है क्या तुम्हारी मयंक? Yes, sir. मेरी तबीयत खराब है आज। ओके ओके, टेक केयर यार। तो आइए देखते हैं यहाँ पे
फंक्शन है, राइट। तो ये डोमेन दे रखा है, इसके डोमेन में ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट। ये क्या है, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन है तो 0 और 1 के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन 0, 1, फिर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन 0, 1, राइट। अब ये दोनों हो गया, मतलब क्या है, कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, राइट। अब मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, वो फॉर्मेलिटी में नहीं लिख रहा हूं, तो ऑल द कंडीशंस ऑफ एलएमबीटी आर सेटिस्फाइड। तो अभी हम एलएमबीटी निकालने के लिए एफएससी निकालना पड़ेगा, उतना अभी नहीं, जस्ट राइट डाउन द फार्मूला। हमको एफ डैश सी क्या होता है, यहाँ पे एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0/1 - 0 बराबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करते हैं। अब हमको क्या करना है, इसके बाद ये देखना है कि सी एक पॉइंट है जो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है ना। हम एक काम करते हैं, पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पता है ना अपने को, 2x - x²। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2 - 2x। तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, x को c से रिप्लेस कर दो। अब ये एफ डैश सी की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग आ गया, और एक्चुअली ऐसा बोला जाता है, अब हमको प्रूव करना है कि सी ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, तो हो जाएगा प्रूफ। तो अच्छा, फिर एफ ऑफ 1 भी निकाल लें, ये तो चाहिए ना अपने को एफ ऑफ 1। तो 2 × 1 - 1 2 हो गया, एफ ऑफ 0 चाहिए, 0 हो गया। रही बात एफ डैश सी की, तो एफ डैश सी की वैल्यू तो 2 - 2c आ गया, रख दिया। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ गया, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ गया, 1। सो 2c = 1, तो c की वैल्यू हाफ है। अब देख लीजिए, क्या हाफ 0 और 1 के बीच में नहीं आता है, आता है ना, बोलो हाँ। c की वैल्यू जो हाफ है लाइज बिटवीन 0 and 1, यस और नो। अब इनमें से क्या ये छोटी छोटी चीजें पूछ रहे हो, हाँ बिल्कुल लाइक कर रहा है, राइट, 0 और 1 के बीच में, वेरी गुड, लाइक कर रहा है, बस हो गया हमारा क्या, LMBT verified, therefore LMBT Lagrange's mean value theorem is verified, इसको लिख लीजिए। किससे किससे सॉल्व हुआ था, जिससे जरा मैं चेक कर लूं। अर्पिता, आर्यन, ओके, ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, हाँ या ना, समझ में आया क्या सभी को? यस सर। ओके, इसको आप लोग लिख लीजिए, सॉल्व होना चाहिए, है ना, ये बिल्कुल होना चाहिए था। LMBT पे और एक क्वेश्चन दूंगा, देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं। पहले लिख लें, और कुछ डाउट है तो फिर आप पूछ लें।
लिख लें। हो गया डन। नोट किया क्या सबने? यस सर। ओके ठीक है, फिर नोट किया तो अभी एक्चुअली 4:45 हो रहा है, तो अभी मैं 10 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ, ठीक है। और फिर दिस इज 4:45, हम 4:55 को मिलेंगे, ठीक है। लीव नहीं करना है, आप जस्ट म्यूट पे रख दें, और अब 10 मिनट का आपको मैं ब्रेक दे रहा हूँ। सो अगेन मीट एट 4:55। इज दिस ओके फॉर एवरीवन? यस। ओके सर। हाँ, तो मिलते हैं हम 4:55 को, 10 मिनट बाद। देखो ये जो है x-1 और x-3 क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, राइट, दोनों, ठीक है। तो फंक्शन जो होगा ये कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। एफ ऑफ एक्स जो होगा वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा 4 और 5 के बीच में, डिफरेंशिएबल भी होगा। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल और 4 to 5, राइट। तो एलएमडीटी तो सेटिस्फाइड होगा, राइट। एलएमडीटी के सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अब एफ डैश सी निकाल लो, क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 4 बाय 5 माइनस 4, राइट। तो एफ ऑफ 5 कितना हो जाएगा? 5 minus 1 by 5 minus 3. So this will become 4 by 2 equal to 2. And f of 4 क्या हो जाएगा? 4 minus 1 by 4 minus 3. Right? So this will become 3 by 1. तो ये 3 हो गया। अब f of x की वैल्यू दे रखी है x minus 1 by x minus 3. तो क्या हम f dash x नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, u by v रूल्स। x minus 3 का होल स्क्वायर x minus 3 into x minus 1 माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, यहाँ इक्वल टू आ जाएगा, ये देखो x x खत्म, -2 बाई x minus 3 का होल स्क्वायर। तो f डैश x निकल गया, तो f डैश c के लिए क्या करना पड़ेगा? जहां जहां x है वहां वहां c डाल दो, करेक्ट। बस तो हो गया ना, -2 बाई c minus 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू f ऑफ 5 का वैल्यू कितना है? 2, f ऑफ 4 का वैल्यू 3, 5 minus 4 नीचे कितना है? 1। तो बड़ा आसानी से मिल गया मुझे -2 अपॉन c minus 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। ये खत्म, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, सी ए स्क्वायर
प्लस 9 माइनस 6c, राइट। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सी स्क्वायर माइनस 6c प्लस 7 बराबर 0। अब इस क्वाड्रेटिक को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, सी स्क्वायर माइनस ऑफ 6c प्लस 7 बराबर 0, सी स्क्वायर माइनस 6c प्लस 7 बराबर 0। तो c इक्वल टू क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। सिक्स प्लस माइनस ये कितना होगा, 36 माइनस या 36 माइनस 28, 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2√2/2। इससे डरना नहीं, आप लोग डर जाते हो ना, डरना नहीं है। 2 कॉमा निकालो, 3 प्लस माइनस, थोड़ा जिद्दी बनना है बस क्वेश्चन के मामले में। अब ये आया, मुझे क्या चाहिए, सी को ए और बी के बीच में लाई करना चाहिए ना, 4 और 5 के बीच में। तो देखो माइनस वाला तो होगा नहीं, क्योंकि 3 माइनस रूट 2 जो होगा वो 4 और 5 के बीच में लाई करेगा ही नहीं, करेगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, c इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 लाइज बिटवीन 4 and 5, hence LMVT is verified. LMVT is verified। बस इतना ही तो बस करना था, बताइए, लिख लीजिए इसको। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर वो f'(x) का पहला स्टेप कैसे किया, वो x माइनस 3 माइनस x माइनस 1? कौन सा, एक मिनट, f'(x) f डैश x, x, हाँ भाई, u बाई v रूल लगाया ना, और कोसेंट रूल है ना डिफरेंशिएशन में, प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इंटू x माइनस 3, बीच में माइनस, फिर यहाँ पे x माइनस 1 यहाँ पे हुआ, फिर x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 होगा। u बाई v रूल याद कीजिए, जैसे यूज द u बाई v रूल। अंडरस्टूड आर्यन? ओके सर। हाँ, इसको लिख लीजिए आप लोग। हो गया? जस्ट में 2 मिनट में है, इसको फटाफट लिखिए, ठीक है ना? मैं आई एम जस्ट कमिंग इन 2 मिनट्स। ये तो हमने इंक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में देख रहे हैं, राइट? अब पहले समझ ले मेरी बातों को, सिंपल सी बात है ये। अगर एक वर्ड में बोलता हूँ फिर ये डेफिनेशन को समझाऊंगा कि इनका बोलने का मतलब क्या है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन उसको बोलते हैं जिसका स्लोप जो है पॉजिटिव हो जाए, सिंपल। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि f डैश x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो। तो आप सोच रहे हो कि अच्छा क्या सर इसका मतलब डिक्रीजिंग जो फंक्शन हो f डैश x लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया? जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। जिसका स्लोप पॉजिटिव है उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसका स्लोप नेगेटिव है उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, है। अब इसको थोड़ा
डेफिनेशन जो दिया है इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। अब फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब बोलेंगे? जब इंटरवल a और b के बीच में है और x1 x2 a b के बीच में लाई करता है, जब x2 इज ग्रेटर देन x1। बढ़िया, x2 इज ग्रेटर देन x1 तो सही है ना, x2 जो है बड़ा है ना x1 से, इसका मतलब क्या है? f ऑफ x2 बड़ा होना चाहिए f ऑफ x1 से। जी बिल्कुल, f ऑफ x2 बड़ा है f ऑफ x1 से, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसी को मैंने क्या बोला, आप बोलोगे सर सर आपने तो बोला कि स्लोप पॉजिटिव होनी चाहिए। इसी को ग्राफ के अकॉर्डिंग ऐसा तोड़कर समझाया है। अब वो भी मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ ना, प्रूफ दे रहा हूँ कि स्लोप कैसे पॉजिटिव होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन का। तो जरा ध्यान से देखना, मान लो h जो है स्मॉल इंक्रीमेंट है, क्या है? h जो है से, अभी लिखना मत, समझ लो, से मतलब एज्यूम किया है कि h इज ग्रेटर देन 0, बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट। ठीक है, तो जरा एक चीज बताइए आप लोग मेरे से, x प्लस h अगर है कोई, मान लो उसमें अगर h ऐड किया तो पक्का वो x से बड़ा होगा, और x क्या है सर? वो a और b के बीच में लाई कर रहा है, तो ये होगा या नहीं होगा? हाँ या ना, ये पहले बताओ। अगर h ऐड किया तो ऑब्वियस ही बात है x प्लस h जो होगा वो बड़ा होगा x से, यस सर नो? बोलो। यस सर। ठीक है, अच्छा, जब x प्लस h बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि f ऑफ x प्लस h भी बड़ा होगा f ऑफ x से। जैसे यहाँ पे x2 बड़ा है x1 से, तो f ऑफ x2 भी बड़ा है f ऑफ x1 से। वैसे ही f ऑफ x प्लस h भी, मैं ये फर्स्ट प्रिंसिपल पे लाने वाला हूँ, इसलिए ऐसे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, f ऑफ x प्लस h भी बड़ा होगा f ऑफ x से। अच्छा, तो क्या सर आप ये बोलना चाहते हैं कि अच्छा जब ज्यादा होगा इसका मतलब f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा? जी बिल्कुल। जब बड़ा होगा तो क्या अगर मैं h से डिवाइड कर दिया f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, स्मॉल इंक्रीमेंट है, 0 से बड़ा है, तो भी ये 0 से बड़ा ही होगा, हाँ या ना? अब इसका लिमिट जब आप ले लोगे, लिमिट ले लोगे h टेंड्स टू 0, मतलब इसका एक वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, कुछ याद आ रहा है क्या? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है, और आपको पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h क्या होता है सर? ये f डैश x होता है, f डैश x ग्रेटर देन 0। प्रूफ हो गया ना? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b, x जो है a और b के बीच में लाई हो गया, और यहाँ पे हमने प्रूव भी कर लिया कि इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए स्लोप जो है पॉजिटिव होना चाहिए। या बहुत ज्यादा खुश होना चाहते हो तो आप ऐसे, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ गया, आप ऐसे लिख लो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, इसका मतलब यही है कि नहीं? तो ये प्रूव भी हो गया कि इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव है, राइट? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया मतलब स्लोप जो है पॉजिटिव है या तो 0 है, सिंपल ये समझना है, राइट? समझ में आ रहा है क्या? बताइए, एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट? नहीं आया वो भी बताइए, समझ में आया वो भी बताइए। बताओ समझ में आया क्या? यस यस सर, समझो। बाकी स्टूडेंट्स बताइए, ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, समझा सर, ओके गुड। कौस्तुभ समझ में आ रहा है? ईशा, पावनी, अर्पिता,
श्यान, पीयूष, इन लोगों ने तो बताया मैसेज करके। निनाद, ठीक है। वेरी गुड। इसको लिख लिया जाए, फिर लिख लीजिए आप लोग इसको, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाए तो बता दीजिए। अब डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? मैंने जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताया कि वो फंक्शन जिसका एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या हो जाएगा? फिर वो फंक्शन, ये थोड़ी ग्राफ जो है अच्छी नहीं बनी है, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना, ऐसे जाएगा, राइट, इस तरीके से आप थोड़ा टिल्ट कर लें। तो डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब वैसा फंक्शन जिसका एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0 है, निगेटिव है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अब आइए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। अब फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन के बारे में बातचीत किया जा रहा है। मोनोटोनिकली मतलब लगातार स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। कब? x1 x2 a और b के बीच में है। देखो x1 x2 a और b के बीच में है। x2 x1 से बड़ा है, बहुत ही बढ़िया यार। x2 जो है x1 से बड़ा है ना, बिल्कुल बड़ा है। तो x1 जो है, सॉरी x2 जो है x1 से बड़ा है, और f ऑफ x2 जो है f ऑफ x1 से छोटा है। वही बोला कि थोड़ा सा ही नीचे जाना चाहिए, तो f ऑफ x1 जो है थोड़ा और बड़ा दिखता है। तो f ऑफ x1 जो है f ऑफ x2 जो है f ऑफ x1 से छोटा है, इसको डिक्रीजिंग बोलेंगे। अब इसका भी वैसे ही देख लेते हैं कि इसका स्लोप नेगेटिव कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो लॉजिक सेम, पैटर्न सेम। हमने मान लिया है कि h जो है स्मॉल इंक्रीमेंट है, राइट। माना कि से जो है h इज ग्रेटर देन 0, बी ए स्मॉल इंक्रीमेंट, बी अ स्मॉल। सर हाँ बोलो। x2 x1 से कैसे बढ़ा सकते हैं? ग्राफ नीचे जा रहा है ना। एक मिनट, x2 x1 से बड़ा नहीं है क्या? ये डिस्टेंस देखो ना डियर आर्यन, ये x2 है ना, यहाँ से है ना। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, f ऑफ x1 f ऑफ x2, ये हो गया y एक्सिस पे, मतलब जो पैरेलल है। और जब सिर्फ x1 x2 बोल रहे तो ये डिस्टेंस हो गया ना, x2 बड़ा है ना x1 से। समझ में आया क्या? यस। तो आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा किया पूछ लिया आपने, तो बहुत बच्चों को हो सकता है डाउट्स रहे, वो ध्यान में स्ट्राइक नहीं होता। तो h जो है स्मॉल इंक्रीमेंट हो गया। स्टार्ट वही से करेंगे कि x प्लस h जो है x से तो बड़ा होगा ही, x जो है a और b के बीच में लगभग, बहुत ही बढ़िया। तो क्या f ऑफ x प्लस h भी जो होगा वो इस फिगर में, ध्यान से देखना, f ऑफ x प्लस h इस फिगर में f ऑफ x से छोटा है। देखिए आप, f ऑफ x2 जो है ये बड़ा है लेकिन ये छोटा हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे f ऑफ x प्लस h दैट विल बी लेस देन f ऑफ x। होगा या नहीं होगा इतना बताइए, यस सर नो? यस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यस सर। बाकी कौसु होगा या नहीं होगा बताइए। f ऑफ x प्लस h होगा ना, f ऑफ x से छोटा फिगर के अकॉर्डिंग। नचिकेत होगा, वेरी गुड। f ऑफ x प्लस h, ये क्या हमने सही लिखा है? क्या f ऑफ x प्लस h जो है f ऑफ x से छोटा होना चाहिए? बताइए। बताओ 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 बताओ, सही है क्या? आप जस्ट बताइए कि ऑल ऑफ यू आर एग्री व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। क्या समझ में आ रहा है क्या? यस सर, ओके, ठीक है। ये क्यों छोटा है? क्योंकि देखो ना यहाँ पे ये एक्चुअली x1 छोटा है x2 से, लेकिन जब f ऑफ x1 के बारे में जब बातचीत हो रही है तो वो बड़ा हो जा रहा है f ऑफ x2 से।
तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो होगा वो लेस देन होगा एफ ऑफ एक्स से। इसका मतलब क्या, इनइक्वालिटी थोड़ा सॉल्व करते हैं, छोटा सा इनइक्वालिटी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 होगा, राइट। जब 0 होगा तो h तो पॉजिटिव है, तो h से अगर डिवाइड भी अगर हमने कर दिया तो कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेस देन 0 ही होगा। लिमिट ले लेते हैं यहाँ पे, ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपको समझाने के लिए कि डिक्रीजिंग फंक्शन का मैकेनिज्म क्या है। डिक्रीजिंग फंक्शन का जो स्लोप होता है क्यों निगेटिव होता है वो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0, f of x plus h माइनस f of x by h जो है लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या है, ये f डैश x हो गया लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया, सिंपल है ना। और x जो है ऑब्वियस सी बात है कि a और b के बीच में नहीं करेगी। अब f डैश x मतलब क्या हो गया, tan थीटा हो गया। tan थीटा मतलब क्या, f डैश x लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब यहां पे इसका मतलब क्या है, जो स्लोप होगा या तो निगेटिव होगा या तो 0 होगा, बस यही है डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके अलावा डिक्रीजिंग फंक्शन और कुछ होता ही नहीं। जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे समझ में आ जाएगा अपनी। और फिलहाल यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो लिख सकते हैं। एक बार जस्ट मैं पूछ लेता हूँ, क्या सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? आप मैसेज अनम्यूट करके जिस तरीके से पॉसिबल है प्लीज रिप्लाई करें। समझ में आ रहा है तो यस सर बताएं, समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए नो सर, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन, या गुड गुड। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब इस पे जितना भी टाइम है हमारे पास उस पर थोड़ा क्वेश्चंस कर लेंगे। So the question is test whether the following functions are increasing or decreasing. बेसिकली हमको ये देखना है कि f डैश ऑफ x जो है ग्रेटर देन 0 लेस देन और 0 हमको यहाँ पे देखना है, राइट। तो सिंपल है, आप क्या कर लो यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू क्या है, ये है राइट, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उसका मैंने क्या बताया था कि अगर इंक्रीजिंग है तो f डैश x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डिक्रीजिंग है तो लेस देन और इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, f डैश x निकाल लेंगे, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि हाँ आर्यन सही है यार, परफेक्ट परफेक्ट। अब जो है यहाँ से हम बोल नहीं सकते कि x की वैल्यू क्या है, तो हमको थोड़ा इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है। आप बोलोगे नहीं सर यहाँ x की वैल्यू 0 हो जाए, ये निगेटिव भी तो हो सकता है, तो इस तरीके से इसको फ्रेम करना है ताकि हम पक्का दिखा पाए कि ये पॉजिटिव होगा। तो 3 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो गया। ठीक है, तो f डैश x जो है वो आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब जरा बताइए, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर है, कितना भी दिन खराब होगा ये तो पॉजिटिव ही होगा, हाँ या ना। एक्स की वैल्यू कुछ भी होगी, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, राइट, है ना। बहुत ज्यादा होगा तो मान लो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2, लेकिन 2 होगी तो 0 होगा, राइट। अब एवरेज एक्स 0 होगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो निगेटिव होगा, निगेटिव भी नहीं होगा वो, मतलब डिक्रीजिंग नहीं होगा, बट वो सब पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे बोले कि ये जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, किसके लिए, इज ऑलवेज पॉजिटिव पर x इज नॉट इक्वल टू 2, बाकी सब पे ये पॉजिटिव होगा। तो हम ऐसे बोल तो सकते हैं ना कि f डैश x जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा for all x belongs to R, right?
इसीलिए क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स जो हो गया, हेंस एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन increasing f of x is an increasing function for all x belongs to R, right? इसीलिए क्या ये पॉजिटिव वाली एवरेज x तो पक्का हम बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? इसको लिख लें, इसको लिख ले, ठीक है। और एक क्वेश्चन करेंगे आज के लिए, और एक क्वेश्चन इसको लिखें एंड आज के लिए और एक क्वेश्चन हम करेंगे। ये f ऑफ x है, राइट? हमको बताना है कि इंक्रीजिंग मतलब ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो हम क्या करेंगे, पहले f डैश x निकाल लेंगे। कांस्टेंट है 0 हो गया, -3x -3 प्लस 6x हो गया -3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। -3 हम सब में अगर हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, -3 प्लस, तो एक काम करके -3 में कॉमन निकाल देता हूँ, तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो -3 इंटू ये देखो एफ डैश एक्स है, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप भी देखिए ना जरा ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, सिर्फ x इज नॉट x 1 के लिए पॉजिटिव नहीं होगा, बाकी हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव है, ये हमेशा नेगेटिव है, तो हमेशा क्या होगा, ये पूरा f डैश x जो होगा ये नेगेटिव होगा, राइट? तो कहने का मतलब क्या है, -3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि f डैश x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। और मैंने क्या बोला था कि जब स्लोप नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये समझना है कि f ऑफ x जो है डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, हेंस f of x is a decreasing function, is a decreasing function for all x belongs to R। बस यही था इस क्वेश्चन के बारे में। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, राइट? किसी को कुछ दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं दिक्कत है तो आप लिख लीजिए। और आज के लिए भी हम यहीं पे रुकेंगे। और एक चीज बताना है, जो टेस्ट आपने दिया होगा लाइक कंबाइन कोनिक मतलब स्ट्रेट लाइन और सर्कल और उस पर किसी को अगर कुछ डाउट्स होता है तो आप मुझे पर्सनली आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। उसका हम रेगुलर क्लास में मैं डिस्कशन जानबूझकर नहीं किया फर्स्ट बैच में भी, ताकि थोड़ा सा पोर्शन आगे जाएगा, उसका हम पर्सनली आप मुझे अगर डाउट्स अगर कुछ होता है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके, चलो, यस, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ग्रुप पे होमवर्क दे दिया जाएगा। चलिए, Thank you, sir. या चलो, मोस्ट वेलकम।